हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हमें एनसीईआरटी हमारी सीरीज चालू की है, उसमें हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी पार्ट 2। अब हम देखेंगे, हम सबसे पहले मुख्य स्थलाकृतियां के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मुख्य स्थलाकृतियां। मुख्य स्थलाकृतियां हम पहले चैप्टर में आपसे भाग 1 में हम बात कर चुके हैं हमारी पृथ्वी के बारे में, और ये हमारा भाग 2 है। क्या है? भाग 2। अक्षय एवं अपरदनक नामक ध्रुव प्रमाणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। किससे? अपक्षय एवं अपरदनक नामक के ध्रुव प्रमाणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी पर सेलों के टूटने की क्रिया से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले अक्षय को हम अपरदनक कहते हैं। भूदृश्य पर होने वाले जल, पवन एवं हिम विभिन्न दृश्यों को हम अपरदनक कहते हैं। वायु, जल आदि विपर्दनिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु, जल, अपरदनिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेप करते हैं। अपरदनक एवं निक्षेप के क्रिया पर पृथ्वी पर धरातल विपरीत स्थानाकुलिया निर्माण होती है। क्या होता है? अपरदनक एवं निक्षेपण के एक प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। मुख्य स्थलाकृतियों में क्या होता है? जैसे कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। क्या है? देखिए, विश्व में छोटे बड़े बहुत ही जलप्रपात है, उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। उसका नाम क्या है? एंजल जलप्रपात। क्या है? दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका नाम है एंजल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में है। क्या है? वेनेजुएला। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सबसे ऊंचा। अन्य जलप्रपातों में उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर एवं स्थित विक्टोरिया जलप्रपात भी है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका एवं जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर है। कहाँ पर है? जिम्बाब्वे की सीमा पर। नदी के कार्य के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नदी के कार्य। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदनन होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदनक होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली खाली से गिरती है। जब नदी खड़े ढाल से गिरती है तब ये होता है, तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी खड़े ढाल से होकर गिरती है, जैसे कि ये ढाल होता है और यहाँ से नदी बहती है। ये नदी खड़े ढाल से होकर यहाँ पर जब गिरती है, वहां जलप्रपात, यहाँ पर क्या निर्माण होता है? जलप्रपात। देखिए, ऐसे जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी खड़े ढाल से होकर नीचे गिरती है तब उसे जलप्रपात भी कहा जाता है। जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोचदार मार्ग पर बहने लगती है। जब नदी मैदानी प्रवेश में
ये खड़े ढाल पर गुजर से जब मैदानी प्रदेश में चलती है तो उस वहां बढ़िया सा मार्गी नदी का हो जाता है। क्या हो जाता है? नदी का मार्गी हो जाता है। नदी के इन बड़े मोड़ों पे विपर्स कहते हैं। नदी के इन दो मोड़ पर उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे नदी है वो जलप्रपात बनाती है और बाद में नदी सीधे रास्ते में बहने लगती है। इन दो क्रिया को हम क्या कहते हैं? विपर्स कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जब विसर्गों के किनारों पर अपरदनक एवं निकट हो जाता है। समय के साथ साथ विसर्ग लुप्त नदी के तट पे आ जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्ग लुप्त नदी के किनारे पर आ जाते हैं और एक बड़ा सा झील बनाते हैं। क्या बनाते हैं? झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। जब ये बाद में बड़ा हो जाता है वो झील बनाता है, उसे हम चाप झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कभी कभी नदी के पूर्ण होने की वजह से वो अपने तटों के से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। उससे क्या फायदा होता है? जो निकट वाले स्थान होते हैं उसमें बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीने की मिट्टी एवं पदार्थों का निक्षेपण होता है। बाढ़ के कारण नदी के निक्षेपण वाले जो नदी के नजदीक एरिया होता है उस पे निक्षेपण भी आ जाता है। ऐसी मिट्टी एक पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी को एक पदार्थ में अवसाद कहते हैं। इससे मतलब उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के भाग से उपजाऊ एवं बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के अत्यधिक तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के अत्यधिक तटों को हम क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। इससे हम समतल उपजाऊ समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जब नदी बहती है तब समुद्र तक पहुंचते उसका प्रभाव और उसका प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है। तथा नदी क्या होती है? अनेक धाराओं में विभाजित होती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। जो नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? वितरिका कहा जाता है। जैसे कि वितरिका कैसे होती है ये हम बताते हैं। जैसे कि एक नदी बहती है, ये नदी एक नदी बहती है और उससे यहाँ पर दूसरी नदी बहने लगती है और आगे जाके वहां पर तीसरी नदी बहने लगती है और आगे जाते वहां पर नदी बहने लगती है और आगे जाते वहां पर भी नदी बहने लगती है। उसे हम क्या कहते हैं? देख बताओ, उसे हम वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका। जब ये नदी बहती है तब वो जाकर किसको मिलती है? समुद्र को मिलती है। किसको मिलती है? समुद्र को। और यहाँ पर जो समुद्र से नजदीक की पड़ती जमीन होती है वहां वो क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। जब बड़ी बड़ी नदियां समुद्र के तट पर जहां पर समुद्र से मिलने वाली होती है वहां पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे या निक्षेप कर लगे। यहाँ पर नदी इतनी धीमी हो जाती है तो जो अपने साथ निक्षेप या मलबे लाए होते हैं वहां पर वो ठलक देती है। प्रत्यक्ष वितरिका अपने मुंह के का नाम करती है। प्रत्यक्ष वितरिका जैसे कि नदी से अलग अलग हुई नदी वो अपने मुंह पर अलग अलग नाम का वितरिका करती है। सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। इन सभी मुहाने के अवसाद को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। समुद्री तरंग के कार्य। अब हम बात करते हैं समुद्री तरंग के बारे में। ये नदी की वितरिक हो गई और हम बात करेंगे समुद्री तरंग क्या होता है। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तत्व स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग
अपरदनक एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सेलों से टकराती रहती है। समुद्री तरंग होती है वो लगातार सेलों से टकराती रहती है, इसमें दरार विकसित होती है। जब समुद्री तरंगे लगातार सेलों से, जब समुद्र के बीच में सेल होती है वहां से टकराती है समुद्री तरंगे, तब वहां सेलों पर बड़ी बड़ी विकसित होती है, वहां पर सेलों की बड़ी बड़ी दरारें होती है। समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है। जो दरारें होती है वो समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। जो सेलों से टकराती हुई समुद्री तरंग जब समय के साथ साथ बड़ी हो जाती है, सेलों को होकर गुजरती वाली, उसे हम समुद्री गुफा भी कहते हैं। उन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। उन गुफाओं को बड़े हो जाने के बाद वो समुद्री तरंग को सिर्फ छत ही, सेलों को छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदनक छत को भी तोड़ देता है। लगातार अपरदनक छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। और क्या क्या बचती है? दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। दीवार जैसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? स्टेक। समुद्र में सेलों में दीवार जैसे भागों को हम कहते हैं स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेक। जो दीवार बचती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए उच्च शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगों किनारों एवं अवसाद जमा कर समुद्री पुलिंग का निर्माण करती है। समुद्र पुलिंग का निर्माण, अवसाद जमा कर समुद्री पुलिंग का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं हिम नदी के कार्य की। किसकी बात करते हैं? हिम नदी के कार्य की। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अथवा हिमानी क्या होता है? बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलात्मक मिट्टी और पत्थर को अपरदनित कर देती है। हिमनद क्या करती है? अपने नीचे की कठोर चट्टानों एवं गुलात्मक मिट्टी को अपरदन कर देती है एवं पत्थरों से भूगुल्थ का अपरदन भी करती है एवं पत्थरों से भूदृश्य का भी अपरदन करती है। हिम नदी गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिम नदी गहरे गर्तों का भी निर्माण करती है। हिम नदी पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने से उन पिघलते हुए गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है। और क्या बन जाती है? सुंदर झील बन जाती है। हिम नदी के कारण, हिम नदी के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे कि छोटे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछटी मिट्टी निक्षेप होती है। हिम नदी से बनकर हुए जो छोटे छोटे सेल एवं रेत, तलछटी मिट्टी होती है, ये निक्षेप हिमनद कहा जाता है। ये निक्षेप क्या कहा जाता है? हिमनद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पवन के बारे में। पवन के कार्य। पवन के कार्य। अब हम बात करते हैं पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? पवन की बात करते हैं, पवन के कार्य के बाद पहले आप बताइए, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। बालू के टिब्बे का कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदनत एवं निक्षेपण का मुख्य कारण है। रेगिस्तान में पवन अपरदनत एवं निक्षेपण का मुख्य कारण क्या है? पवन है। क्या है? पवन। पवन से कारण से रेगिस्तान में अपरदनक होती रहती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। रेगिस्तान में हम छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहा जाता है। रेगिस्तान में जो सेल दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं?
छत्रक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक सेल। छत्रक सेल कहाँ को देखने मिलते हैं? तो के रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग को अपेक्षित निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन सेल ऊपरी भाग को आसानी से निचले भाग को काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। इसलिए ऐसे आकार के संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एवं स्थान से दूरी स्थान पर पहुंचाते हैं। पवन चलने के साथ साथ एवं रेत एवं स्थान दूरी को पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। बालू टिब्बा। जब पवन की साथ साथ रेत बहती है, जब पवन बंद हो जाता है, तब ये जहां पर गिरती है वहां पर क्या इसका निर्माण करती है? बालू टिब्बा का निर्माण करती है। बालू टिब्बा का निर्माण कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। जब बालू कण महीने एवं हल्के होते हैं, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिक दूर ले जा सकती है। बालू कण क्या होते हैं? वो हल्के होते हैं, इसकी वजह से हवा उसे उठाकर दूर की ओर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षिप्त हो जाते हैं तो उसे हम लोएस कहते हैं। जब बालू कण विकसित क्षेत्र में बड़े हो जाते हैं तो उसे हम लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू कण को भी लोअस कहा जाता है। जब ये बड़े हो जाते हैं उसे हम लोअस कहते हैं। और लोअस सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? किस देश में? तो चीन देश में पाए जाते हैं। लोहस सबसे ज्यादा विशाल लोहस चीन क्षेत्र में पाए जाते हैं। लोहस सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। मित्रों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।